हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है भाई, जो यूरोप जो है ग्लोब में पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, और जो भारत की स्थिति है वो है आपकी पूर्व में। ठीक है, यूरोप पश्चिम में पड़ता है और भारत पड़ता है पूर्व में। तो फिर भी यूरोपीय भारत में क्यों आना चाहते थे या क्यों आए? ऐसी क्या स्थिति थी या ऐसी क्या वस्तु थी जो उन्हें भारत की तरफ खींच के लेकर आई है? भाई, कोई ना कोई तो चीज यहां ऐसी रही होगी जिस कारण वे यहां आने के इच्छुक थे या अभिलाषी थे। ठीक है, अब देखना वो पॉइंट है जिसके कारण वो इतने लालायित थे कि वो भारत आने के नए नए मार्ग भी खोजने लगे। भाई, उन्होंने भारत आने के लिए, ऐसा नहीं है कि भारत पहले यूरोप से कोई भारत नहीं आया या यूरोप के साथ भारत का व्यापार नहीं हुआ। वो भारत के साथ व्यापार के इतने इच्छुक क्यों थे? तो सारे सवालों का जवाब चाहिए ना, तो उसके सारे सवालों का जवाब है अब जो यूरोपीय थे वो भारत आने के बड़े इच्छुक थे। ऐसी क्या भारत के पास ऐसी क्या था जो यूरोपीय भारत आने के लिए नए नए मार्गों की खोज करना चाहते थे? भाई, पुराना मार्ग था भारत के पास, यूरोप के पास, यहां से व्यापार करने का। हालांकि उसमें कई दुर्गम स्थल थे, पहाड़ियां थी, पठार था, मैदान था, सब पार किए, उन्होंने व्यापार भारत के साथ किया। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिससे वो व्यापार के लिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए मार्ग की खोज करना चाहते थे? उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यूरोप पश्चिम में और भारत पूर्व में, और जो यूरोपीय थे वो भारत आने के बड़े इच्छुक थे। बार बार भारत आने के लिए नए नए रास्तों की खोज करते रहते थे। ठीक है, यूरोप में यह समय था, बदलाव का समय था। बदलाव कैसे? यहां पर कृषि और विनिर्माण, एक तो कृषि, ठीक है, एक तो कृषि और दूसरा उद्योग था विनिर्माण, यानी नई नई तकनीकी का निर्माण। विनिर्माण, भाई एक तो कृषि होगी, कृषि के क्षेत्र में इस समय इन्होंने काफी खोजें कर ली थी। दूसरा, विनिर्माण में काफी खोजें कर ली थी। जो यूरोपीय थे वो भारतीयों से आगे थे खोज करने के विषय में। किस चीज के विषय में? खोज करने के विषय में। किस चीज की खोज? नए नए उद्योगों की, नए नए अस्त्र शस्त्रों की, नई तकनीकियों की जो खोज कर रहे थे इस समय, जब भारत बिल्कुल स्थिर अवस्था में था। जब भारत बिल्कुल स्थिर अवस्था में था उस समय ये लोग, पुनर्जागरण का समय यहां पर उस समय चल रहा था, यानी ये लोग जागरूक हो चुके थे जबकि भारत जागरूक नहीं था। ये लोग जागरूक हो चुके थे और भारत जागरूक नहीं था। कारण क्या था? यह वह समय था जब यूरोप में पूंजीवादी, यूरोप में पूंजीवादी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो रही थी, चालू हो गई थी। एक, या तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत होना प्रारंभ हो गया था, या एक बात और कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जन्म होना, यानी वो प्रारंभ का समय था, वो समय था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रारंभ का समय, जब वो लोग भारत के साथ व्यापार करने के विषय में नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे, पुराने मार्ग को छोड़कर। बस सीधी सी एक बात है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वहां उदय हो रहा था, तो कोई ना कोई अर्थव्यवस्था तो वहां रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि प्राचीन काल से वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। बस सीधी सी बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने किसका स्थान लिया? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसने किसी का तो स्थान लिया होगा। वहां पर कोई ना कोई अर्थव्यवस्था ऐसी रही होगी जो पहले से थी, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने रिप्लेस किया, यानी बदला। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? वो थी सामंतवादी अर्थव्यवस्था। सामंतवादी अर्थव्यवस्था। सामंतवादी अर्थव्यवस्था को रिप्लेस करने के लिए पुनर्जागरण के समय, भाई यूरोप में पुनर्जागरण का समय था, उन्होंने सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसे रिप्लेस किया। किससे? उन्होंने रिप्लेस किया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, या ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी? ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, ये क्या थी? भाई सामंतवादी अर्थव्यवस्था क्या थी? भाई इस अर्थव्यवस्था में कुछ तो रहा होगा। जब इसके का अंत समय नजदीक था, तब यूरोप में पुनर्जागरण का काल था। यानी पुनर्जागरण का काल नहीं कह सकते थे, कहेंगे पुनर्जागरण का उदय था, या पुनर्जागरण होना शुरू हो चुका था। तो इस अर्थव्यवस्था में कि कैसी अर्थव्यवस्था थी ये, क्या क्या था इस अर्थव्यवस्था में? ठीक है, जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, इसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल का अर्थ क्या है? एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह अर्थव्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम जिसे कहा गया है फ्यूडल सिस्टम, ये किस पर आधारित थी? ये आधारित थी ग्राम, जो इसकी छोटी इकाई होती है ग्राम, उस पर आधारित थी। किसी भी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है गांव से, देहात से। जो रॉ मटेरियल है किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वो कहां से, उसके बेसिक स्तर क्या है? उसका बेसिक स्तर है गांव देहात। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था, ये आधारित था गांव से। जो इस सिस्टम के हेड थे, जो इस सिस्टम के प्रमुख थे, वो थे जागीरदार, या कह सकते हैं आप जमींदार। इस व्यवस्था में जो जागीरदार थे, वो अपने पास, जो उनके पास भूमि थी, वो किसे देते थे? वो अपनी भूमि दे देते थे सामंतों को। जागीरदार ने जो भूमि का या भूमि का हिस्सा दिया सामंतों को, तो जाहिर सी बात है सामंत खुद तो करेगा नहीं। ठीक है, सामंत उसे किसे देगा? सामंत उसे देगा किसी किसान को।
किस लिए? उस पर खेती करने के लिए। किस तरीके से? वो सामंत के ऊपर निर्भर है कि जो भूमि वो किसान को दे रहा है वो भूमि किन शर्तों पर दी जा रही है। भाई शर्तें किसान जमींदार ने भूमि दी अपनी सामंत को कुछ शर्तों पे, तो जमींदार भी तो कुछ शर्तों के कारण इस किसान को भूमि देगा। अब भी कुछ शर्तों के साथ किसान को भूमि दी, और किसान के पास तो बहुत छोटा सा पार्ट बचता है। जो फसल है भाई, जो यहां से सामंत लेगा उसका कुछ ही परसेंट तो ऊपर देगा। अब इस व्यवस्था में कार्य कौन कर रहा है? कार्य कर रहा है किसान। किसके लिए? जमींदार के लिए, सॉरी सामंत के लिए। सामंत किसके लिए कर रहा है? जमींदार के लिए। तो इस अर्थव्यवस्था में पिछता कौन था? इस अर्थव्यवस्था में सबसे परेशान, सबसे दुखी था किसान, क्योंकि वो कमाता था लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। जब वो कमाता था उसके पास कुछ नहीं था, तो भाई धीरे धीरे उसमें आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होने लगी। भाई जब आपको कित दबाया जाएगा तो सीधी सी बात है कोई ना कोई तो ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको उठना पड़ेगा। तो जब काफी हद तक से दबाया गया, किसे? किसान को दबाया गया, तो इसने उठना चालू किया। कब उठना चालू किया? जब यहां पूंजीवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ, उदय की शुरुआत हुई। भाई जब उदय की शुरुआत होगी तो सीधी सी बात है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास कम पूंजी है उसके पास पूंजी और अधिक होती चली जाएगी। ठीक है, बार से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये आखिरकार था क्या? क्या कार्य ऐसे हुए? क्या समय था? क्या व्यवस्था थी? पूंजीवाद, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे? इसे कहेंगे हम पूंजीवाद, या ये कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी प्लस वाद, ये क्या होगा? पूंजीवाद। ठीक है, ये आपका हो गया पूंजीवाद। जो भी व्यक्ति संस्था या समाज या व्यापारी पूंजीवाद का समर्थन करेगा, पूंजीवाद का समर्थन करेगा, वह पूंजीवादी कहलाएगा। भाई जो व्यक्ति किसी भी संस्था का या किसी भी विचारधारा का या किसी भी चीज का समर्थन कर रहा है वो उसी संस्था, उसी विचारधारा या उसी कार्य से जुड़ा हुआ कहलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
जो व्यक्ति किसी भी सोच का समर्थन करता है, व्यक्ति किसी सोच का समर्थन कब करेगा? भाई जब वो सोच से प्रभावित होगा, जब उस व्यक्ति को ये लगेगा कि हां जो ये सोच है ये मेरे लिए भी अच्छी है और समाज के लिए भी अच्छी है। ठीक है भाई, जब हमें कोई कार्य अच्छा लगेगा तभी तो हम उसे करेंगे। हम किसी कार्य का कब समर्थन करेंगे? हम किसी भी कार्य का तब समर्थन करेंगे जब हमें वो अच्छा लगेगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके उदय के कुछ कारण भी हुए होंगे। भाई कोई भी चीज है वो ऐसे ही तो उदय नहीं हुई होगी, या कोई भी चीज चलन में ऐसे ही तो नहीं आएगी। तो कोई तो कारण रहा होगा, यानी कोई साधन, कोई भी एक ऐसा साधन रहा होगा या अनेक ऐसे साधन रहे होंगे जिनसे प्रेरणा लेके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, उसमें आप ले सकते हैं कुछ उत्पाद, कोई भी उत्पाद है जो पहले 10 रुपए का बिक रहा था अब 20 का बिक रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसका धन का संचय होगा किसके पास? जिसके पास वो उत्पाद है। जब उस व्यक्ति के पास धन का संचय होगा, उसकी जो स्थिति है सुधरने लगेगी। ठीक है, तो वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी भूख उसके लिए बढ़ेगी। किसके लिए? पूंजी के लिए। ठीक है, कोई वस्तु या ये कह सकते हैं कोई सेवा, इस सब के ऊपर, किसके ऊपर? इस सब के ऊपर किसी साधन के, उत्पाद के या उत्पादन के, किसी वस्तु के या किसी सेवा के, इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण हो सकता है। जैसे सार्वजनिक नियंत्रण हो सकता है। क्या हो सकता है? सार्वजनिक नियंत्रण। सार्वजनिक नियंत्रण। ठीक है, तो इसे सार्वजनिक नियंत्रण युक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, या किसी निजी स्वामित्व से भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी व्यक्तियों के भी व्यक्तियों के समूह का भी हो सकता है, या किसी संस्था का भी हो सकता है, किसी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण हो सकता है। सार्वजनिक भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, अनेक व्यक्तियों का भी हो सकता है, कि कई व्यक्तियों का एक समूह हो उसका भी नियंत्रण हो सकता है। इसके बाद एक आता है आपका किसी संस्था का भी हो सकता है, जो काफी लोगों की संस्था हो तो उसका भी नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, इस पर किसी का भी नियंत्रण हो सकता है। किस पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर।
ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, एक बार इसे देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। किस पर? पूंजीवाद पर। अभी पूंजीवाद खत्म नहीं हुआ है, अभी इसी के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अभी पूरी तरीके से अभी इसे ही समझाया जाएगा। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। पूंजीवाद, ठीक है, हमारा जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का अर्थ क्या है? जब एक शब्द हमारे दिमाग में आया है या हमारे सामने आया है या हमने कोई लिखा हुआ देखा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, पूंजीवाद का अर्थ क्या है? पूंजी का मतलब है धन। जिसके पास अधिक धन होगा वो पूंजीवादी कहलाएगा। सीधे शब्दों की बात है, यानी धन का संचय करना। धन कहां से संचय होगा? धन संचय करना, यानी ये भी कहा जा सकता है लाभ का अर्जन करना। लाभ का अर्जन करना, ठीक है, या लाभ प्राप्त करना। ठीक है, लाभ हम कब प्राप्त करेंगे? जब हमारे पास लाभ प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होंगे। भाई साधनों से ही तो लाभ प्राप्त करेंगे। जब हमारे पास लाभ प्राप्त करने के पर्याप्त साधन होंगे, पर्याप्त व्यवस्था होगी कि लाभ कैसे अर्जित किया जाए। ठीक है, आगे चलिए। लाभ कहां से अर्जित होगा? लाभ अर्जित होगा बाजार से। बाजार से अर्जित होगा। भाई बाजार में क्या देंगे हम? कोई वस्तु देंगे। भाई किसी वस्तु, सामान या एनीवन कुछ भी, जब हम कुछ देंगे बाजार को तभी तो हमें वापस करेगा, अदरवाइज वो ऐसे बाजार ऐसे कैसे वापस करेगा? भाई बाजार को हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यानी ये कहा जाता है किसी भी प्रकार की सामग्री जो हमें लाभ अर्जित कराए। ठीक है, फिर बाजार होंगे, बाजार में वस्तु होंगी, सामान हो गया, कोई सामग्री। अगर बाजार है, सामान है, सब कुछ है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा भी होगी। ठीक है भाई, तो इसमें प्रतिस्पर्धा भी है। क्या है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कहां होगी? प्रतिस्पर्धा होगी बाजार में। किसके ऊपर होगी? इन सभी के ऊपर होगी। बाजार किसका होगा? कच्चे माल का, या तैयार माल का। यहां तक समझ में आ रहा ना? तो यहां तक तो आपके समझ में आ गया जो पूंजीवाद है का क्या अर्थ है। पूंजीवाद का सीधा अर्थ है लाभ अर्जित करना, यानी पूंजी प्राप्त करना। किससे पूंजी प्राप्त करेगा? व्यापारी जो है जो व्यापारी वर्ग है बाजार से पूंजी प्राप्त करेगा। किसके द्वारा? कच्चे माल या
तैयार माल के द्वारा। अब वो ये रास्ता देखेगा कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कहां से आ रहा है। मान के चलो हमारा कच्चा माल है, हमारे पास बाजार उपलब्ध नहीं है, हम लाभ अर्जित नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कच्चा माल है, उसे तैयार करने के बाद बाजार उपलब्ध है, तो तभी हमें लाभ होगा, धन का संचय होगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय होगा। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं वो केवल यूरोपीय के आगमन को समझाने के लिए हैं। जो उनका बेस है वो ये है जो आपको समझाया जा रहा है। एक बार आप इसे देख लीजिए। जो यूरोपीय थे पहले वो भारत से भी व्यापार करते थे, ऐसा नहीं करते नहीं थे। ठीक है, भारत से व्यापार करते थे स्थल मार्ग के द्वारा। ठीक है, वो स्थल मार्ग के करते थे। कहां से? इटली से यूरोप में माल, इटली से या तुर्की से यूरोप में माल लेके जाते थे। ठीक है, तुर्की से यूरोप में माल लेके जाते थे। यहां से ऐसे इस तरीके के भारत से आते थे, कई देशों से होते हुए, पर्वत पहाड़ों से, और वहां यूरोप में माल लेके जाते थे। अब जब हमें ये देखेगा कि हम 6 देशों से होके जा रहे हैं, हमें 6 के 6 देशों को टैक्स देना पड़ेगा। जो हम वस्तुएं सामान यहां से लेकर चले हैं वो टैक्स पेड है, और जब हमें 6 जगह टैक्स देना होगा तो हमारा जो लाभ का संचय है, जो उस पर लाभ होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो अब मार्ग कौन कौन से थे? एक तो था आपका फारस की खाड़ी, लाल सागर, ये सब ऐसे स्थान थे जहां से ये जाया करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए कि जो भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ, सर्वप्रथम भारत में कौन आया था? काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है यहां से, बहुत ज्यादा बार, कि सर्वप्रथम भारत में कौन आया था। सन 1488 ईस्वी में कहां से आया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से कौन आया था? वार्थो। कौन आया था भाई? वार्थो लिनियो। बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज भारत के लिए निकला था। बार्थोलोमेव डियाज ये पुर्तगाल से निकला भारत के लिए। भारत के लिए पुर्तगाल से निकला, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाए। भारत नहीं पहुंच पाया। ठीक है भाई, ये कहां तक पहुंचा? ये पहुंचा अफ्रीका के आखिरी सिरे तक। भाई यहां से चला ऐसे होके यहां तक पहुंचा, अफ्रीका तक, और भारत का उसे आना था ऐसे यहां इंडिया के पास, लेकिन यहां वो नहीं पहुंच पाया, वो केवल यहीं पहुंच पाया, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर।
अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच पाया। उस स्थान का क्या नाम था? स्थान का नाम था केप ऑफ गुड होय। केप ऑफ गुड होय, ठीक है। जिस स्थान पर वारियो लिवियो डियाज पहुंचे वो था अफ्रीका का केप ऑफ गुड होय। और यहीं से वापिस हो गए कहां? पुर्तगाल के लिए। इसके ठीक 10 वर्ष बाद, कब? 10 साल बाद 10 साल बाद कौन पहुंचा? सन 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कई बार क्वेश्चन आता है यहां से, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक कौन था? किसका? वास्को डी गामा का, ठीक है रे। अब्दुल मलिक वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। कहां से? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होय से आगे, क्योंकि वो एक व्यापारी था और भारत की काफी यात्राएं कर चुका था। बस सीधी सी बात है, आप तभी उस रास्ते जाएंगे जब आपको उस रास्ते का पता होगा कि हाँ ये रास्ता यहां से निकल जाएगा, यहां से इस रास्ते से जाया जा सकता है, ठीक है। जो वास्को डी गामा था भारत कब पहुंचा? 17 मई सन 1498 में। कहां पहुंचा? भारत के काली तट पर। और इस समय यहां के राजा थे जुमेरियन राजा। जुमेरियन के शासनकाल में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कहां? काली तट पर, जो अब केरल में पड़ता है, ठीक है। केरल में पड़ता है। किस तट पर? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर, ठीक है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कब निकला था, कब पहुंचा, कौन पथ प्रदर्शक था, कहां पहुंचा, या किस राजा के शासनकाल में पहुंचा, या आखिरी क्वेश्चन बचता है यहां से किस तट पर पहुंचा, ठीक है रे। केवल ये ही क्वेश्चन यहां से वो कोई भी एग्जाम में पुटअप कर सकता है। जो राजा जुमेरियन थे उन्होंने इसका बहुत जोरदार स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जब ये भारत से जाने लगा तो इसे काफी तरह के मसाले और बहुत सारी चीजें उपहार में दी, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा
भारत से कहां पहुंचा। भारत से निकला तो कहां पहुंचने के लिए निकला था। वास्को डी गामा भारत से कहां पहुंचने के लिए निकला था। तो ये पहुंचने के लिए था लिस्बन। लिस्बन नामक स्थान पर जाने के लिए भारत से निकला था। किस पर। हेक्टर नामक जहाज पर। हेक्टर नामक जहाज पर। हेक्टर नामक जहाज को भारत से लेकर वास्को डी गामा निकला लिस्बन के लिए। एक बहुत रोचक बात किताबों में लिखी गई है, जो लिखी मिलती है कि जो वास्को डी गामा था, जो यहां से सामान लेकर गया था, जो भी सामान भारत से वो लिस्बन लेकर गया था, वहां जाने के बाद जो उसका आने जाने का खर्च था वह था उसके अधिक 60 गुना ज्यादा लाभ पर उसने वो सारा सामान बेच दिया था। अब आपकी बात समझ में आई कि यूरोपीय क्यों भारत आना चाहते थे। भारत व्यापार का एक तरीके से हब था मसालों का, और ये जो स्थान था, इधर जो नॉनवेज था वो काफी ज्यादा था, तो इसे लंबे समय तक रखने के लिए मसालों की जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। उस मसालों और जड़ी बूटियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो लोग भारत आना चाहते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, वो लोग भारत इसलिए आना चाहते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास